अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया। जिसमें सबसे पहले हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले तो एक मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल की बात की। फिर हमने कहा कि सेल्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू लेवल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि टिश्यूज मिलके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाया करते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बना करता है, ऑर्गेनिजम्स लेवल है। इसके बाद हमने जो है कि मुख्तलिफ जानदारों का गिरोह वो क्या कहलाएगा, एक पॉपुलेशन, आबादी, पॉपुलेशन लेवल के बारे में। फिर हमने ये देखा कि पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाएंगी, कम्युनिटी। इसके बाद हमने बायोस्फीयर लेवल के बारे में देखना। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक स्टडी की थी, डिस्कस किया था। आज हम ऑर्गेनिजम्स लेवल के बारे में देखेंगे, पॉपुलेशन लेवल के बारे में, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल के बारे में। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स लेवल की बात करें कि मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक फ़र्द यानी इंडिविजुअल बनता है। तो जानदार है, जानदार के अंदर ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई इंसान किसी मुसलसल या वो सख्त काम में मसरूफ़ हो तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, बल्कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और उसकी हार्ट बीट जो है वो भी बढ़ जाती है। अब इसी तरह रेस्पायरेशन और हार्ट बीट की रफ्तार में अगर इजाफा हो तो ज़ाहिर सी बात है उन मसल्स को ज़्यादा खुराक चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी कंटिन्यूअसली उस वर्क के दौरान उसको जो है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया करते हैं। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक जो है कि जो स्पीशी है वो सेम होनी चाहिए, सेम प्लेस होनी चाहिए, और टाइम जो है वक्त। यहाँ पे सबसे पहले हम जो मेंबर हैं उनको काउंट करेंगे। तो काउंट करने हैं वो किससे करने हैं, सेम स्पीशी के। इसी तरह सेम प्लेस है कि उनकी लोकेशन बतानी है कहाँ पर होंगे। तो टाइम भी जो है वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस क्लास रूम में इस वक्त इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्लास रूम, हमने क्लास को स्पेसिफाई किया। तो एक वक्त में एक स्पीशी की बात करेंगे। क्लासरूम में हमने क्लास को स्पेसिफाई किया, हमने वक्त बताया और स्टूडेंट्स की काउंटिंग की कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉपुलेशन लेवल, वी आर डिस्कसिंग ओनली वन सिंगल स्पीशी एट अ टाइम। आपकी बुक के अंदर जैसे एग्जांपल है कि पाकिस्तान में 2010 में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी, यहाँ पे इंसानों की आबादी के बारे में बताया गया
कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। ठीक है, अब देखें 2010 वक्त है, हमें वक्त बताया गया। ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन हमें जो है स्पीशी के बारे में बताया गया कि सारे के सारे इंसान हैं, इंसानों की आबादी है 173.5 मिलियन। तो 2010 वक्त है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बताई गई 173.5 मिलियन इंडिविजुअल मेंबर जो हैं वो हमें टोटल गिन के बताए गए। तो ये जो है मालूमात हमें किसने दी? पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये बात हमें इस अदारा ने बताई। तो ये है पॉपुलेशन लेवल। तो हम इसे सिंपली ये कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इंटरेक्टिंग विद द सेम हैबिटेट। हैबिटेट कैसे कहेंगे? एक्चुअल प्लेस, वो जगह वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसे हम जो है मस्कन कहते हैं। और स्पीशी किसे कहेंगे? कि जानदारों का ऐसा ग्रोह है जो फर्टाइल जानदार पैदा करने के लिए आपस में इंटरब्रीडिंग करें, अपना जो है आपस में जिनसी अमल करके अपनी तादाद को बढ़ाएं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जानदारों की तादाद को बढ़ाएं और अपने जैसे नए जानदार पैदा करें, उसे हम स्पीशी का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी लेवल के बारे में कि डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टुगेदर मुख्तलिफ, देखिए पॉपुलेशन का मजमुआ क्या कहलाता है? कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक से ज़्यादा पॉपुलेशन, देखें डिफरेंट पॉपुलेशन होगी या सारी सेम होगी? नहीं, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी। When different population combine together and interact with each other, ठीक है, कि देखें इंट्रैक्शन भी है उनका, लेन देन है। कैसा लेन देन है? यानी एक दूसरे को खाते पीते भी हैं, जैसे हर्बीवोर है वो घास को खाएंगे, इसी तरह कहाँ पे सेम इन्वायरमेंट है, हैबिटेट उनका है। यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एट अ टाइम रहती हूँ, इकट्ठी रहती हूँ। जैसे फॉरेस्ट है, जंगल एक प्लेस है। क्या जंगल में सिर्फ पौधे हैं? नहीं, यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी हैं। तो अगर हम जो है कम्युनिटी की टाइप्स को डिस्कस करें, इसमें सिंपल कम्युनिटी है और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपली हम जो है सादा कम्युनिटी को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है पेचीदा। अब सादा कम्युनिटी कौन सी है, पेचीदा कम्युनिटी कौन सी है? देखिए यहाँ पे नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे अगर हम सिंपल की बात करें कि नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, तादाद और साइज जो है वो लिमिटेड होगा। अब एनी चेंज इन द बायोटिक एंड एबायोटिक हैव लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्रास्टिक इफेक्ट, यानी देर तक रहने वाले, यानी बायोटिक जो जानदार हैं उनका ताल्लुक बेजान के साथ, एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, और वो कोई ऐसी तब्दीली इनके अंदर आ जाए जो देर तक रहने वाली हो या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हों। यानी एक दरख्त पर कितनी जो है पॉपुलेशन रह सकती हैं? देखिए परिंदे ने घोंसला बनाया, उस घोंसले इसके साथ रूट्स, देखें पौधा है उसकी रूट्स हैं, रूट्स के साथ भी जो है कुछ इंसेक्ट्स वगैरह वो भी रहते हैं। इसी तरह लिमिटेड जानदार होंगे जो एक दरख्त के नीचे रह रहे होंगे, उस दरख्त को पानी ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर फॉरेस्ट में
एक दरख्त ख़त्म हुआ पानी ना मिलने की वजह से, उसकी डेथ हो गई, तो उसको हम सिंपल कम्युनिटी का नाम दे रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्स की बात करें कि नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन अनलिमिटेड है। देखें, लेट दो बंदे हैं, वो बिजनेस करते हैं। एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा रकम है, उसने बहुत ज़्यादा पैसों से इन्वेस्टमेंट की है। एक बेचारा जिसने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया और थोड़ा सा पैसा था उसने उसी बिजनेस में लगा दिया। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, दोनों को लॉस हो गया, बराबर का लॉस हुआ। लेकिन ज़्यादा असर किस बंदे को होगा, जो अमीर होगा या गरीब होगा? जो गरीब होगा। ऑब्वियसली उसकी तो सारी पूंजी जो है, जमा पूंजी जो थी वो ज़ाय हो गई। उसे हम जो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम दें, यानी सिंपल कम्युनिटी इसे हम आसान लफ्ज़ों में देखें, जैसे आसान लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में मुश्किल लेक्चर है। सिंपल कम्युनिटी में बहुत कम पॉपुलेशन होगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। यूँ समझें ये एक दरख्त की बात की गई, यहाँ पे पूरे जंगल की बात की गई। तो इसके बाद हम बायोस्फीयर लेवल की बात करेंगे। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार, जानदार। और सफ़ेयर किसे कहते हैं? कुर्रा को, कुर्रा यानी प्लेस, जगह, कुल कायनात, पूरा प्लेनेट, पूरी ज़मीन। तो ये वर्ड जो है बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड इन टू पोर्शन, फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज स्फीयर। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्फीयर मीन आवर प्लेनेट, प्लेस, जगह, कुल कायनात, पूरी ज़मीन। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में ये सबसे बड़ा लेवल है। तमाम कम्युनिटीज़ मिलें तो क्या बना, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको हमने बायोस्फीयर का नाम दिया। यहाँ पे जो है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जोन कहते हैं स्पेसिफिक प्लेस को, यानी एक ख़ास जगह है, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ कोई जानदार या कम्युनिटीज़ रहती हूँ। इट इंक्लूड ऑल द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। लिविंग में जैसे ह्यूमन की अगर बात करें, और नॉन लिविंग में जो माहौल की बेजान चीज़ें हैं, उसमें अगर हम देखें पानी, हवा, मिट्टी, तो जानदारों का ताल्लुक़ बेजान चीज़ों के साथ भी है। जिस तरह मेरा ताल्लुक़ पानी के साथ है, पानी के बग़ैर मेरी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मेरा ताल्लुक़ हवा के साथ है, हवा के बग़ैर भी मेरी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मेरा ताल्लुक़ इस ज़मीन के साथ भी है, इसके बग़ैर मेरा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल को डिस्कस किया। तो हमने ये देखा कि जानदारों की तंजीम के दराजात में सबसे पहले जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था, तो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी
कि जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कि बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो क्या बनता है एटम। एटम किसके अंदर पाए जाते हैं, एलिमेंट्स के अंदर। हम उन एटम की बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटम पाए जाते थे उनको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया। तो जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। उन 92 में से 16 को हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया। फिर हमने उन 16 की भी जो है आगे डिवीजन की कि 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं, और उसमें जो है 10 ऐसे हैं जो 1% हिस्सा बनाते हैं। जिसमें हमने 6 एलिमेंट्स में ये देखे थे कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस थे। इसी तरह जो 10 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बनाते थे, जिसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, सल्फर है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, कॉपर है और पोटाशियम है। इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी की थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी सब एटॉमिक लेवल में की, और एटम की स्टडी हमने एटॉमिक लेवल में की। एटम को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब देखिए हमारी बॉडी में वैसे भी कायनात में बहुत से एटम्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, गैर मुस्तहकम हैं। तो दे वांट टू रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। क्यों? वो स्टेबल पार्टिकल बनना चाह रहे हैं। ताकि वो स्टेबल पार्टिकल बन जाएं, इट्स मीन दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा कि एटम और मॉलिक्यूल में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो उसकी स्टेबिलिटी की बेस पे है। एटम स्टेबल भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ज़्यादा एटम जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो हर हाल में स्टेबल होता है। जिस तरह हमने जो है ऑक्सीजन की बात की थी कि जो ऑक्सीजन है ये अकेला ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में है। इसी तरह अगर जो है O2 की फॉर्म में हमें ऑक्सीजन मिले तो वो होगी मॉलिक्यूल। फिर हमने जो है यहाँ पे ये भी देखा था कि O जो है एक O सिंपल है, एक O2 है। ये जो अकेला O है ये ऑक्सीजन का एटम है, ये कायनात में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन O2 की यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल है। जब आप इस कायनात में ऑक्सीजन को ढूंढोगे तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? O2 की फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा। इसके बाद हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं दीज नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। क्या हमारी बॉडी में एटम अकेले अकेले हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बने हुए हैं? बिल्कुल ऐसा है, वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बने हुए हैं। दे कंबाइन विद ईच अदर। कैसे? थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, दरमियान में बॉन्ड बना के। देन दे फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और कौन से मॉलिक्यूल? बायो मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूल खुद ब खुद बन जाते हैं। कैसे? यानी आपस में ग्रेट वैरायटी के अंदर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में देखा कि ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें हमने माइक्रो मॉलिक्यूल की बात की और मैक्रो मॉलिक्यूल की बात की। माइक्रो मॉलिक्यूल वो थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कम था, यानी ग्लूकोज, पानी वगैरह। ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल वो थे, मैक्रो का मतलब हाई, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड है, इसी तरह। फिर हमने देखा कि एलिमेंट के अंदर एटम होता है। जब आप कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड का छोटा यूनिट है मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल तमाम प्रॉपर्टीज रिटेन करता है जो एक कंपाउंड में होनी चाहिए।
हमने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में के बारे में देखा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और आयनिक बॉन्ड व्हेन टू और मोर आयन कम टुगेदर बाय द चार्ज डिफरेंस की बेस पे जब जो है वो एक दूसरे के साथ मिले। इसके बाद हमने टिश्यू लेवल की बात की थी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं, जो यूनिसेलुलर जानदार हैं उनकी बॉडी में टिश्यू नहीं बनते। व्हेन द सिमिलर सेल्स असेंबल टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, एक ही किस्म के सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करें, यानी टिश्यूज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू। इसी तरह हमने जो देखा था कि सेल में काम करने वाला यूनिट ऑर्गेनेलीज, डिवीजन ऑफ लेबर है। सेल के अंदर काम ऑर्गेनेलीज करती हैं, लेकिन वो काम बनता किसका था? सेल का। तो टिश्यू में जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो असल में कौन होगा? सेल। बट द फंक्शन ऑफ द सेल इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टिश्यू। फिर हमने टाइप्स की बात की थी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की, कनेक्टिव टिश्यू की बात की, मसल टिश्यू की बात की, नर्वस टिश्यू की बात की। इसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में देखा, ग्राउंड टिश्यू, स्पोर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मल। ये चैप्टर नंबर 4 में इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। फिर हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में देखा कि अगर हम कोई एनिमल का ऑर्गन बनाने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट। फिर हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में देखा कि अगर हम कोई एनिमल का ऑर्गन बनाने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट चारों के चारों टिश्यूज जो है वो मिलके जो है ना एक ऑर्गन बनाएंगे, यानी वहाँ पे चारों के चारों टिश्यूज भी मौजूद होंगे। ऑर्गन की तारीफ ये थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड एज एन ऑर्गन। फॉर एग्जांपल स्टोमक इज एन ऑर्गन, मैदा एक ऑर्गन है। और स्टोमक जो है इसका रोल क्या था? डाइजेशन में रोल था, स्टोरिंग ऑफ फूड में, कि आप जो फूड खाते हो उसको स्टोमक में स्टोर भी किया जाता है। ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखे इन द स्टोमक, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। क्या आपके स्टोमक के अंदर नर्वस और कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम हमने ग्लैंड्यूलर टिश्यू रखा। दे सेक्रेट ग्लैंड्स, ये कुछ सिक्रीशन को खारिज करते हैं। इनका फंक्शन ये था कि दे सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आ रहा होता है तो हमारे सलेवरी जो ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह स्टोमक की वॉल में यानी मैदा की दीवारों के अंदर से जूस बन के आ रहा होता है, यानी ऐसा जूस जिसमें वाटर भी होगा, म्यूकस भी होगी और डिफरेंट एंजाइम वगैरह भी आते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी फूड की डाइजेशन करते हैं। तो इसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू की बात की थी कि द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज कंट्रैक्शन, मूवमेंट करवानी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? मसल्स की। हमारे पास स्टोमक में जो मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल्स होंगे। हम अपने मुंह में नवाला डालते हैं, हम जबान से मिक्स कर रहे होते हैं, दांतों से हम उसको पीस भी रहे होते हैं फूड को, और ज़बान से सलाइवा को भी मिक्स कर रहे होते हैं। जैसे हम उसको इनगल्फ कर लेते हैं, वो जाता कहाँ पे है? स्टोमक में। तो स्टोमक में स्टोमक जूस होता है, उसके साथ जाकर वो मिक्स हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी स्टोमक की जो वाल्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। तो इसी तरह स्टोमक की वॉल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना किसका काम है? मसल टिश्यू का है। आपको जो है जैसे फूड को स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश भी तो करना है, धकेलना भी तो है, खुद ब खुद तो नहीं जाती। तो कौन सी टिश्यूज की हेल्प लेंगे? मसल टिश्यू की। फूड को ये पुश कर देते हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टोमक। इसके बाद हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखा कि जिनका काम एक दूसरे से मिलता जुलता, डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन। क्या सारे ऑर्गन यहाँ पे? नहीं, वो ऑर्गन जिनका काम एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। लाइक आपके किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है
आप उसको स्टमक में लगा दो, ऐसी बात नहीं है कि बस आर्गन ही है, मिलाना ही है जिसको मिला दें, नहीं, वो आर्गन मिलाएंगे जिनका काम मिलता जुलता भी होगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का काम मिलता जुलता है। छोटी आंत एक अलहदा आर्गन है, मैदा एक अलहदा आर्गन है। ये तो मतलब दोनों जो है ये डाइजेशन में इनका रोल है, लेकिन दोनों डिफरेंट आर्गन्स हैं। फिर हमने ये देखा कि डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसी तरह जो है नर्वस सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया, जिसमें जो है डाइजेशन ऑफ फूड है। फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड की एंट्री जो है ओरल कैविटी, फिर हमने एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो थे ऑर्गन, और इनको चैप्टर नंबर 9 में जो है कंप्लीट डिटेल के साथ ये भी मौजूद है। और ये तो थे ऑर्गन, इनके साथ कुछ ग्लैंड्स भी थे, जैसे लीवर, पैंक्रियास, सैलरी ग्लैंड्स। तो हमारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, उन सब का फंक्शन मिलकर किसका फंक्शन बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका काम डाइजेशन ऑफ फूड है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने जो है पॉपुलेशन लेवल के बारे में डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। इसको हमने एग्जांपल के साथ देखा कि यहाँ पे जो है ना 3 चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, जिसमें सेम स्पीशी हो, सेम प्लेस हो, और जो है टाइम, यानी जो स्पीशी है वो सेम लेनी है। सबसे पहले मेंबर काउंट करेंगे, उसकी जो है ना हमने लोकेशन भी बतानी है, सेम प्लेस, टाइम भी सेम हो। तो यहाँ पे when we are discussing about the population level, we are discussing only one single species at a time। जैसे हमने एग्जांपल ली कि पाकिस्तान में 2010 में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। हमने वक्त बताया कि 2010 है। फिर हमने जो है ये बताया कि स्पीशी सेम स्पीशी, ये सारे के सारे इंसान है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, इंसानों की आबादी है। फिर हमने मेंबर्स टोटल काउंट करके बताया कि 173.5 मिलियन है। ये बात हमको एक अदारे ने बताई, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हमने कम्युनिटी लेवल के बारे में देखा कि एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जब मिलेंगी, डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी या सारी सेम होंगी ना, डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी। When different population combine together and interact with each other within the same environment, और उनका आपस में इंट्रैक्शन भी है, लेन देन है। कैसा लेन देन है, क्या करेंगी, एक दूसरे को जैसे खाते पीते हैं, हर्बीवोर हैं वो घास को खाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हूँ, इकट्ठे रहती हूँ एट अ टाइम। फॉरेस्ट, जंगल एक प्लेस है। अब जंगल है, अब जंगल में ये तो नहीं कि सिर्फ पौधे हैं, नहीं, पौधे भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी रहते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटी को डिस्कस किया, जिसमें सिंपल कम्युनिटी जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, कम्प्लेक्स कम्युनिटी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। यानी सिंपल में हमने देखा कि नंबर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है, और कम्प्लेक्स के अंदर जो नंबर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो अनलिमिटेड है। यानी एक दरख्त पर कितनी पॉपुलेशन रह सकती हैं, परिंदे हैं, उन्होंने घोंसला बनाया, उस पौधे की रूट्स हैं, तो रूट्स में भी जो है ना कुछ छोटे जानदार इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं। उस दरख्त को पानी ना मिला, उसकी डेथ हो गई। अगर फॉरेस्ट में एक दरख्त ख़त्म हुआ, पानी ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हुई, तो उसे हम सिंपल कम्युनिटी का नाम देंगे। फिर हमने एक एग्जांपल ली कि लेट 2 बंदे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा रकम है, उसने बहुत ज़्यादा पैसों से इन्वेस्टमेंट की है,
एक बेचारा है जिसने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया, थोड़ा सा पैसा था उसने बिजनेस के अंदर लगा दिया। खुदा न खास्ता कैसा ऐसा हुआ कि दोनों को लॉस हो गया, बराबर का लॉस हुआ। तो ज्यादा असर किस बंदे को होगा, जो अमीर होगा या गरीब? जो गरीब होगा। ऑब्वियसली उस गरीब की जो सारी की सारी जमा पूंजी थी वो ज़ाया हो गई। तो इसके बाद हमने बायोस्फीयर लेवल के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और स्फीयर जो है वो कुर्रा को कहते हैं प्लेस, जगह, पूरा प्लेनेट, पूरी ज़मीन, कुल कायनात। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द कम्युनिटीज असेंबल्ड टुगेदर। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहा, स्पेसिफिक प्लेस को कहते हैं जोन, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ कोई जानदार या कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने मुकम्मल इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की तंजीम के दर्जात को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।